कोई बताए मुझे? स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं? जल्दी बताएं। यस सर, क्लियर हो रहा है। ओके, चलिए भाई, आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति का जो मॉडर्न हाइपोथेसिस था, उसमें जो हमने बायोजेनी टॉपिक शुरू किया था, उसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। अभी के क्लास में हम दूसरे और तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो देख लीजिए, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी कि बायोजेनी, इसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था। और अभी बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन के मोड के आधार पर, न्यूट्रिशन के टाइप के आधार पर इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, सेकंड स्टेप हमारा है इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें तीन चीजें हैं, केमो हेट्रोट्रॉप्स, एनएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स और एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स। ये चीजें क्या होता है उसको जानने से पहले हम एक चार्ट का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी हमको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात करूं, अलग अलग पोषण किस प्रकार से हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को मैं दो भाग में डिवाइड करता हूं। एक को मैं बोलता हूं केमोट्रॉफी, दूसरे को बोलता हूं फोटोट्रॉफी। केमोट्रॉफी का मतलब कि केमिकल की वजह से यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी बना पाता है तो उसको मैं बोलूंगा केमोट्रॉफी। और फोटोट्रॉफी मतलब लाइट की वजह से यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी बना पाता है तो उसको मैं बोलूंगा फोटोट्रॉफी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, केमोट्रॉफी इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल, और फोटोट्रॉफी मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक, एनर्जी कहां से वो ऑब्टेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है बोलने पर, एक जो है केमिकल से एनर्जी प्राप्त कर रहा है, तो दूसरा लाइट से एनर्जी प्राप्त कर रहा है। ये समझ लीजिए आप। तो केमोट्रॉफी को मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहला केमो हेट्रोट्रॉफ, सबसे पहला इसमें से केमो हेट्रोट्रॉफ, और दूसरा केमो ऑटोट्रॉफ बोलूं या केमो सिंथेसाइजर्स बोलूं। सेम इसे फोटोट्रॉफी को भी दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, एन एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ। ये अब क्या होता है देखिए, केमोट्रॉफी में सबसे पहला केमो हेट्रोट्रॉफ क्या होता है कि यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, किसी कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करके वहां से जो एनर्जी मिलता है उसी को एनर्जी के रूप में खुद यूज करता है, तो उसको मैं बोलूंगा केमो हेट्रोट्रॉफ। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहां से आया, ये इसको किसी और ने बनाया, या मैं ये कह सकता हूं कि ये नेचुरली एबायोटिकली बना हुआ था, इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ था। जिस प्रकार से हमने जीवन की उत्पत्ति में केमोजेनी पढ़ा था, जब केमिकल इवोल्यूशन होता है तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट या एटम से लेकर के फिर धीरे धीरे मोनोमर, फिर धीरे धीरे पॉलीमर बनता है, तो उसी बीच में हमने कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी बनाया था। तो मैं बोल रहा हूँ ये केमोजेनिस से जो एबायोटिकली जो कार्बोहाइड्रेट बने हुए थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बने हुए थे, यदि उसी का फर्मेंटेशन करके, उसके पास फर्मेंटेशन एंजाइम होगा, हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो अपने आसपास मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक करके फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा उससे एनर्जी प्राप्त करता है, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, केमो हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफ मतलब होता है, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब केमो मतलब केमिकल, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। तो हेट्रो मतलब किसी और ने बनाया था, किसी दूसरे ने बनाया था, या इन्वायरमेंट ने बनाया था उसको, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म ने उस भोजन को लिया, कार्बनिक कंपाउंड को लिया, वो खुद उसको नहीं बनाया था, वो बाहर से बना हुआ था, किसी और के द्वारा बनाया हुआ था या इन्वायरमेंट के द्वारा बनाया हुआ था, उसको भोजन के रूप में लिया और उसी को ब्रेक करके उसका एनर्जी निकाला, तो उसको बोलूंगा केमो हेट्रोट्रॉफ। केमो ऑटोट्रॉफ क्या होता है, केमो मतलब केमिकल, ऑटो मतलब स्वयं, ट्रॉफ मतलब पोषण या न्यूट्रिशन। अब क्या बोल रहे हैं,
कि ये बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म यहां पर अपना फूड खुद बनाएगा। पहले तो देखिए CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड मिल करके देखिए कार्बोहाइड्रेट बना दिया, फिर इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके एनर्जी लेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट को किसने बनाया? स्वयं इसी ने बनाया था। दोनों में अंतर है ना। देखिए पहला वाला क्या था? केमो हेट्रोट्रॉप था, इसको किसी और ने बनाया था इस कार्बोहाइड्रेट को, जबकि यहां पर इसको खुद ने बनाया। खुद ने बनाया तो ऑटोट्रॉप हो जाएगा। तो केमो ऑटोट्रॉप या केमो सिंथेसाइजर खुद जब सिंथेसाइज करता है तो ये बनता है। फिर इसके बाद रेस्पिरेशन करेगा, आगे रेस्पिरेशन करेगा और इस रेस्पिरेशन से फिर एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी को यूज करेगा। समझ में आया ना। तो इस कार्बोहाइड्रेट को स्वयं बनाया था, इसलिए उसको मैं क्या बोलूंगा? केमो ऑटो मतलब स्वयं, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, या केमो सिंथेसाइजर, इस केमिकल का सिंथेसिस खुद किया इसने। जबकि पहला वाला क्या था? केमो हेट्रोट्रॉप, इस केमिकल को बाहर से किसी बनाए हुए ऑर्गेनिज्म से लिया या कोई और इन्वायरमेंट ने बनाया था, तो वहां से इस केमिकल को लिया और फिर उसका फर्मेंटेशन किया। एक प्रकार का फर्मेंटेशन कहने का मतलब रेस्पिरेशन ही है, समझ लीजिए, और उससे एनर्जी प्राप्त किया। ठीक, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? अब इसको केमो हेट्रोट्रॉप। तो समझ में आया कि नहीं? ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप क्यों बोल रहे हैं हम लोग? हाँ या ना बताएं जल्दी। समझ में आया जी? जल्दी बोलें तब आगे बढ़ूं मैं। आ गया सर। यस सर। अगला देखिए, फोटोट्रॉफी क्या था? कि एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप। एनएरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन का, फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब स्वयं, ट्रॉप मतलब बनाना। तो आगे हम फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है अभी, ये ऑर्गेनिज्म, ये सनलाइट की उपस्थिति में, ये सन होगा यहां पर, सनलाइट की उपस्थिति में किसी मॉलिक्यूल को आपस में फ्यूज करा करके कार्बोहाइड्रेट बनाया, फिर इसका रेस्पिरेशन करेगा। आगे जाके क्या करेगा? इसका जी रेस्पिरेशन, और उसी से तो एनर्जी बनाएगा। ये देखिए, ये रेस्पिरेशन कराएगा, फिर इससे क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, फिर यूज करेगा खुद। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब स्वयं, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन। खुद ही उस कार्बोहाइड्रेट को बना रहा है, लेकिन किसका यूज करके? सनलाइट का यूज करके। जैसे यहां पर देखिए, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करके, लाइट की उपस्थिति में यूज करके सब बना रहा है। और यहां पर कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप। अगला क्या है जी? एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप। यहां फोटो बोला मतलब लाइट होगा, यहां भी सन है, सनलाइट पड़ेगा। देखिए CO2 वाटर मिला करके फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, तो समझ लेना भाई वहां पर क्लोरोफिल होगा। इन दोनों में क्लोरोफिल मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो CO2 और वाटर मिलेंगे, क्या बनाएंगे? देखिए तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में फिर ये देखिए ऑक्सीजन रिलीज हुआ ना, फिर यही ऑक्सीजन यूज होगा किसमें? रेस्पिरेशन में। इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को तोड़ा जाएगा, फिर क्या करेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से क्या निकलेगा? एनर्जी। फिर इस एनर्जी को स्वयं यूज करेगा। तो आखिरी वाले केस में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है ना पुनः, इसलिए उसको बोलूंगा एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप। जबकि इस वाले केस में ऐसे ऑक्सीजन कहीं पर निकल नहीं रहा था, केवल सल्फर, जो सल्फर है ना, वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल रहा था। आखिरी वाले केस में ऑक्सीजन निकल रहा था, उस ऑक्सीजन को पुनः ट्रैप करके रेस्पिरेशन किया जा रहा था और वहां से एनर्जी निकल रहा था। तो एनारोबिक में क्या हो गया? बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहां पर कम एनर्जी बनता है भाई। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ोगे ना, ब्रेक करोगे, तो 2 ATP बनता है। कितना ATP बनता है? 2 ATP एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो यहां पर 30 से 32 ATP बनता है। ठीक, वो डिफरेंस रहता है। इसको पढ़ने के लिए आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, क्या चारों चीजें क्लियर हुआ? हेट्रोट्रॉप जहां शब्द आएगा समझ लेना कोई और बनाया था उसको यूज करेंगे। ऑटोट्रॉप शब्द जहां पर आएगा स्वयं बनाएगा। यदि बिना लाइट का केवल अपने केमिकल का यूज करके फर्मेंटेशन एंजाइम का यूज करके अपना कार्बोहाइड्रेट बना रहा है तो समझ लेना वो केमो अपना स्वयं का बना रहा है। तो क्या कहलाएगा ये वाला ना, ये केमो ऑटोट्रॉप। और यदि किसी और का ले रहा है कार्बोहाइड्रेट को बने बनाया या इन्वायरमेंट ने बनाया था उसको ले रहा है तो उसको हेट्रोट्रॉप बोलूंगा। हेट्रो मतलब किसी और ने बनाया, उसने नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए ये एक रे डायग्राम समझ लीजिए आप। मान लीजिए सबसे पहले कोसरवेट्स बना। कोसरवेट्स ने आसपास के लिपिड मॉलिक्यूल को क्या किया भाई, एब्जॉर्ब किया, लिपिड को एब्जॉर्ब किया, मतलब अपने और आकर्षित किया और चारों तरफ लिपिड की मेम्ब्रेन बना दे। देखो ये तो लिपिड मेम्ब्रेनस कोसरवेट हो गया। ये इधर से देखिए तो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए थे, अगर आपको याद होगा तो ये आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये आरएनए अपने चारों तरफ क्या बना दिया, प्रोटीन की लेयर, प्रोटीन कवरिंग। ठीक, वायरस लाइक यो बायोन्स बोल रहा हूं मैं इसको। अब इस यो बायोन्स को ये कोसरवेट्स क्या करेगा, घेर लेगा जाके। जब घेर लेगा तो देखिए चारों तरफ लिपिड की मेम्ब्रेन आ जाएगी, ये लिपिड चारों तरफ रहेगा ऐसे, और अंदर जो न्यूक्लियस कहेंगे मतलब न्यूक्लिक एसिड अंदर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। तो ये जो बनेगा वो कहलाएगा क्या, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सेल या प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, जिसको बैक्टीरिया कहते हो आप। सबसे पहला बैक्टीरिया ये बनेगा। यहां पर बैक्टीरिया तीन प्रकार से भागों में डिवाइड हो जाएंगे। एक को बोलूंगा मैं डोमेन बैक्टीरिया, अगला डोमेन आर्किया, अगला डोमेन यूकेरिया। ये सब के सब एन एरोबिक होंगे। अभी ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन था ही नहीं, किसी ने बनाया ही नहीं था। डोमेन अगर बैक्टीरिया की बात हो, टोटल 3 डोमेन होते हैं, याद रखना, टोटल 3 डोमेन, ये बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। तो बैक्टीरिया जब आगे ग्रो करते जाएंगे बीच में कभी ना कभी ऑक्सीजन यूज करेंगे। वो जब ऑक्सीजन यूज करेंगे तब वहां से एरोबिक हो जाएगा, यानी कि ये एरोबिक बैक्टीरिया बन गया, ये भी एरोबिक बैक्टीरिया बन गया, ये साइनोबैक्टीरिया। समझ में आया ना, तो ये एरोबिक हो गया। और ये आजकल का मॉडर्न बैक्टीरिया बन गया फाइनली, एरोबिक बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया। चलिए डोमेन आर्किया की अगर मैं बात करूं, ये आर्किया देखोगे तो आज भी ये आर्की बैक्टीरिया के रूप में हमारे इस अर्थ पे मौजूद है। ठीक, ये डोमेन बैक्टीरिया तो ये मॉडर्न बैक्टीरिया में बदल गया, लेकिन आर्किया ज्यों का त्यों रह गया, इसलिए वो क्या मैं बोलूंगा आर्की बैक्टीरिया। सबसे पुराना बैक्टीरिया यही बचा है अभी, बाकी ये मॉडर्न बन चुका है ये वाला। ठीक, अगला डोमेन यूकेरिया में देखें तो यहाँ पर यूकेरियोट्स बन जाते हैं, यानी कि जो पहले प्रोकैरियोट्स हुआ करता था, अंदर जो न्यूक्लियस था प्रोकैरियोट में वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में था, उसका डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल किसी कंपार्टमेंट के अंदर नहीं था, खुला पड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे खुला पड़ा हुआ था। न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड। जब यूकेरियोट्स बनना होता है तो इस सभी न्यूक्लियोइड को एक सेल का मेम्ब्रेन घेर लेता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस बन जाएगा। न्यूक्लियस बनने के बाद यह हो जाएगा सबसे पहला प्रिमिटिव यूकेरियोट्स, सबसे पहला प्रिमिटिव यूकेरियोट्स। अब तक तो प्रोकैरियोट बना हुआ था, ये प्रोकैरियोट था, अब ये यूकेरियोट बना। अब इस प्रिमिटिव यूकेरियोट्स क्या करता है, इस बैक्टीरिया को खाने का प्रयास करता है, एरोबिक बैक्टीरिया को। जब खाने का प्रयास करता है तो अंदर तो ले लिया, अंदर ले तो लिया, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और दोनों बैक्टीरिया साथ साथ लिविंग कंडीशन में रहते हैं, जीवित अवस्था में रहते हैं। ये देखिए, ये एरोबिक
बैक्टीरिया। यही एरोबिक बैक्टीरिया आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। क्या बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ये न्यूक्लियस। यदि ऐसे किसी सेल में, ऐसा कोई सेल पुनः किसी एक साइनोबैक्टीरिया जैसी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, ये जो खाने की प्रोसेस है ना, याद रखना, वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा जा रहा है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहने का मतलब, यदि कोई बैक्टीरिया ऐसा था किसी चीज को खा रहा है तो कैसे हो जाएगा? देखिए तो ये ऐसे खा रहा होगा, कुछ समय बाद ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा होगा, कुछ समय बाद देखोगे आप तो अंदर की तरफ ही जा चुका होगा, वेसाइकल के रूप में ऐसे। समझ में आ रहा है ना कैसे जा रहा है ये? इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी कि उस खाने वाले सेल का जो मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, इनवेजिनेशन होता है, और उसी इनवेजिनेशन के ग्रुप में, खांच में ही बाहरी मटेरियल को अंदर ले जाते हैं, इंटरनलाइज किया जाता है। ठीक, तो एंडोसाइटोसिस कहने पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाहरी किसी भी पदार्थ को जो सेल एंडोसाइटोसिस कर रहा होता है, वो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन को इंटरनलाइज करके, इनवेजिनेशन करके उसको अंदर लेता है। ठीक, उसी प्रोसेस से अंदर लिया जा रहा है। चलिए, तो न्यूक्लियस बन गया था, एरोबिक बैक्टीरिया आ गया था जो कि आगे जाकर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाया ये। और यदि यही सेल ज्यों का त्यों रहा तो उसको मैं बोलूंगा प्रोटोजोआ। क्या बोलूंगा? प्रोटोजोआ। ठीक, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होता है ये। ठीक, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है। सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं और माइक्रोस्कोप में ही देख पाओगे उसको आप। तो प्रोटोजोआ बने। इस प्रोटोजोआ से फिर आगे डेवलप होकर के कुछ फंजी बनाएंगे, इसके फंजाई बोलते हो, और कुछ एनिमल्स बनाएंगे, एनिमिलिया जिसको बोलते हो, ये बनेगा। लेकिन यदि यहीं पर ही ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बना है शुरू में, अगर ये किसी साइनोबैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया को फिर इनगल्फ करके खा लेता है, अंदर भोजन के रूप में लेता है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को लिया था, एरोबिक बैक्टीरिया को लिया था, वैसे यदि साइनोबैक्टीरिया को अंदर ले लेता है और डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो साइनोबैक्टीरिया भी साथ साथ में रहने लगता है। जब साथ में रहने लगता है तो वही साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट बनाता है आगे जाके, तो ये जो सेल बनता है प्लांट सेल बन जाता है। कौन सा सेल बन जाता है जी? प्लांट सेल। तो यानी कि मैं बोलूं कि माइटोकॉन्ड्रिया और साइनोबैक्टीरिया कैसे बने, तो कोई यूकैरियोटिक सेल जो कि एरोबिक बैक्टीरिया को भोजन के रूप में खाया होगा और खाने के बाद पचा नहीं पाया होगा, तो दोनों बैक्टीरिया साथ साथ रहे होंगे, अब मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहे होंगे। ये जो प्रिमिटिव यूकैरियोट्स है, दोनों बैक्टीरिया नहीं है ना, वो गलती से निकल गया, ये जो यूकैरियोट्स है, ये यूकैरियोट्स जब इस एरोबिक बैक्टीरिया को लिया होगा भोजन के रूप में, उसको पचा नहीं पाया होगा, तो दोनों साथ साथ रहे होंगे, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया अंदर जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया बनाया आगे जाके, और उसी माइटोकॉन्ड्रिया वाला बैक्टीरिया आगे या तो एनिमल बनाएगा या तो फंजाई बनाएगा, प्रोटोजोआ के जरिए। पहले तो प्रोटोजोआ बनाएगा, प्रोटोजोआ के बाद फिर फंजाई बनेगा, फिर एनिमल बनेंगे बाकी, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब बनेंगे। लेकिन मैं क्या बोला कि उस यूकैरियोट्स की बात करिए आप, जो अभी अभी उस माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एरोबिक बैक्टीरिया को अंदर लिया है और डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, और तुरंत साइनोबैक्टीरिया को भी अंदर ले गया और उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो बन ही रहा था, अब ये साइनोबैक्टीरिया अंदर जाके क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, तो वो बन जाएगा प्लांट सेल। तो इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर हमको दिखे हैं, और इस प्रकार से एनिमल, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया, इन सब का निर्माण हुआ है। समझ में आया कि नहीं जी? ये क्या लिखा रहेगा? तो एंडोसिम्बायोटिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोसिम्बायोटिक बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर चला गया और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट, तो साथ में रहने लगे, तो सिम्बायोसिस हो गया, दोनों साथ साथ रहने लगे। ठीक, अगर यही
पुनः किसको ले लिया होगा, साइनोबैक्टीरिया जैसे स्ट्रक्चर को अंदर इनगल्फ कर लिया होगा, उसको नहीं पचा पाया होगा तो प्लांट सेल बन गया। ठीक, और केवल यदि माइटोकॉन्ड्रिया को लिया हुआ है और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब केवल एरोबिक बैक्टीरिया को लिया हुआ है, डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बना, उससे या फिर आगे फंजाई बना होगा या फिर एनिमलिया बना होगा। क्लियर है, आगे बढ़ू। तो ये एक रे डायग्राम था, कैसे बना होगा, कैसे डेवलपमेंट हुआ होगा हमारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म का। चलिए मैं एक बार ना इसको सेव कर दे रहा हूं। समझ में आया तो जल्दी यस करके भेजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। देखिए अब हम पढ़ते हैं एक एक करके, जो तीन चीज के बारे में बात किया था ना, केमो हेट्रोट्रॉफ, एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ और एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ, ये क्या होता है देखिए। केमो हेट्रोट्रॉफ, तो सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल हुआ होगा, ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, या मैं इसको क्या बोलूं, सेल, ये क्या क्या होगा, हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रो मतलब आप ये समझ लीजिए कि एबायोटिकली कोई कार्बोहाइड्रेट बना होगा बाहर में, इन्वायरमेंट में केमोजेनिक तो हो चुका है ना, तो बड़े बड़े केमिकल यहाँ पर, सी मतलब कार्बोहाइड्रेट समझ लेना ना, ये कार्बोहाइड्रेट समुद्र की निचली सतह पर हॉट डाइल्यूट सूप वाले एरिया में, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट रीजन पर, यहाँ लिख रहा ऑन डीप हाइड्रोथर्मल वेंट रीजन, ठीक, यानी कि हॉट डाइल्यूट सूप वाले एरिया में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट केमिकली एबायोटिकली ये कार्बोहाइड्रेट बने हुए थे। ठीक, ये एबायोटिकली प्रोड्यूस्ड C6H12O6 समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट है ये। तो उनको क्या करेगा, जो पहला सेल बना होगा, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना होगा, वो क्या क्या होगा, वो यहां से इसको लिया होगा। देखिए हम इसमें कर देते हैं इसको, ये लिया होगा, देखो ये लिया है। ठीक, लेने के बाद न्यूट्रिशन मिल गया उसको, मिलने के बाद लगातार कंटिन्यूअसली वो डिवीजन किया होगा और संख्या बढ़ाया होगा। देखो ये और इनकी संख्या एक से कई बन गया। ठीक, जब ये बाहर से कार्बोहाइड्रेट लिया होगा, इस कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या होगा, फर्मेंटेशन किया होगा, और फर्मेंटेशन से जो भी प्रोडक्ट बना होगा, जो भी प्रोडक्ट बना होगा, प्रोडक्ट बनने के बाद, मैं पी मतलब प्रोडक्ट कर रहा हूं, जो एनर्जी निकला होगा उस एनर्जी का यूज करके वो अपनी संख्या बढ़ाया होगा। तो वो प्रोसेस क्या होगा देखिए, तो एक कार्बोहाइड्रेट को बाहर से लिया था, एबायोटिकली प्रोड्यूस था, ये एबायोटिकली प्रोड्यूस था, केमोजेनिक प्रोसेस द्वारा समुद्र की निचली सतह पे बना हुआ था। जो पहला ऑर्गेनिज्म बना था उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसके पास फर्मेंटेशन एंजाइम था मान लीजिए, इस एंजाइम की मदद से इस कार्बोहाइड्रेट को एथिल अल्कोहल के 2 मोलिक्यूल में बदल दिया, 2 CO2 मोलिक्यूल में बदल दिया, और एनर्जी वहां पर रिलीज हुआ। इसी एनर्जी का वो यूज करके अपनी संख्या को बढ़ाया। इस एनर्जी का यूज करके इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया बोलूं या अपनी मल्टीप्लीकेशन किया, संख्या बढ़ाया, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ता गया। चलिए कमेंट पढ़ते हैं आप। केमो हेट्रोट्रॉफ की बात करें, केमो मतलब केमिकल, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन। अभी जो पहला ऑर्गेनिज्म बनेगा वो किसी और के जगह, किसी और जगह पर बने हुए केमिकल को भोजन के रूप में यूज करेगा, उससे एनर्जी प्राप्त करेगा।
देखिए, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल वेयर केमोहेट्रोट्रॉप, ये मान सकते हैं कि जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था वो केमोहेट्रोट्रॉप था। क्यों मान रहे हैं ऐसे? बिकॉज दे प्रिज्यूमली ऑब्टेन एनर्जी बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहने का मतलब मान लीजिए C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट एबायोटिकली बना हुआ था बाहर में, अवेलेबल टू देम फ्रॉम द सी ब्रोथ एबायोटिकली प्रोड्यूस। सी ब्रोथ मतलब समुद्र की निचली सतह पर केमोजेनिक प्रोसेस द्वारा अपने आप जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बने हुए थे उसी को ले रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म। लेने के बाद दीज मल्टीप्लाइड रैपिडली इन एन इन्वायरमेंट विद ए क्यूपियस सप्लाई ऑफ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर ढेर सारा मात्रा में बना हुआ था और उन ढेर सारे की वजह से वहां पर ढेर सारा अवेलेबल हो जाएगा। किसको? इस ऑर्गेनिज्म को कार्बोहाइड्रेट ढेर सारा अवेलेबल होगा और ढेर सारा अवेलेबल होने की वजह से वो उससे फर्मेंटेशन करके एनर्जी प्राप्त करेगा और जब एनर्जी प्राप्त करेगा तो रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करेगा, संख्या बढ़ाएगा। आगे देखते हैं भाई, एक समय ऐसे आएगा जब उसकी संख्या बढ़ जाएगी। देखिए इनकी नंबर्स बढ़ रहे हैं ना, नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और रेप्लिकेशन करते जा रहा है और मल्टीप्लिकेशन करते जा रहा है। देखो मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन करते जा रहा है तो इनकी संख्या नंबर क्या होता जा रहा है? और बढ़ते जा रहा है। और बढ़ते क्या देखिए, जो पहले तो 1 था, फिर देखिए 8-10 बन गया, फिर 15-20 बन गया, संख्या बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर एक चीज तो ये होगा ना कि जो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट होंगे, अवेलेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो यूज होते जाएंगे। जब ये यूज करते जाएंगे लगातार, तो इसका मतलब C6 कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या था? C6H12O6 ये था। तो अब जब संख्या बढ़ते जाएगा, इनका संख्या बढ़ते जाएगा और समुद्र में जो था हॉट डाइल्यूट सूप पर जितना कार्बोहाइड्रेट थे, एक समय ऐसे आएगा कि धीरे धीरे C6H12O6 यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। भाई उसको यूज कर दे रहे हैं ना और इनकी संख्या बढ़ रही है। अब खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, खाना कम पड़ेगा। जब खाना कम पड़ेगा, देखो नंबर बढ़ रहा है जरूर, लेकिन C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो रिजल्ट में क्या होगा? खाना कम पड़ रहा है, खाने वाला ज्यादा, अब एक दूसरे को खाने लगेंगे ये। अब एक नए प्रकार का इवोल्यूशन होने जा रहा है, नए नए तरीके का रिलेशनशिप बनने वाला है। तो यहां पर क्या क्या प्रकार के रिलेशनशिप बनते हैं? संख्या बढ़ रही है, खाना कम पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर नए नए तरीके के इवोल्यूशन बनते हैं, होते हैं। क्या क्या? जैसे मान लीजिए पहला पैरासिटिज्म, क्या होता है बताऊंगा आगे। दूसरा सेप्रोफाइटिज्म, अगला प्रीडेशन या एनिमलिज्म, और अगला केमो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ या केमोसिंथेसाइजर, केमो सिंथेसाइजर। आप देखिए, याद रखना हमने शुरुआत कहां से किया था? शुरुआत एक ऐसे मॉलिक्यूल से किया था, एक ऐसे लिविंग सेल से किया था शुरू, जो अपना खाना नहीं बना सकता था, वो बाहर में बने बनाए ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले करके फर्मेंटेशन करके उसका एनर्जी प्राप्त करके अपनी संख्या बढ़ाता था। और जब संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, समुद्र में उपस्थित ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एबायोटिकली अपने आप बना था, केमिकल रिएक्शन से बना हुआ था, किसी ने बनाया नहीं था उसको, उनकी संख्या धीरे धीरे कम पड़ती जाएगी। तो जब खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, खाना कम पड़ते जा रहा है, तो आपस में भीड़ में अब भिड़ंत होगा, आपस में एक दूसरे को खाने लगेंगे और इसीलिए एक नए नए प्रकार के क्या हो जाएंगे? इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, कमेंट देखिए। विद रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ केमोहेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि केमोहेट्रोट्रॉफ जो शुरू वाले थे वो अपनी संख्या धीरे धीरे क्या हो रहे हैं?
रैपिड बढ़ा रहे हैं, रैपिड इंक्रीज कर रहे हैं. द न्यूट्रिएंट फ्रॉम सी वाटर बिगेन टू डिसअपियर. समुद्र में उपस्थित खाना कम पड़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है. एंड ग्रेजुअली एग्जॉस्टेड, और धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत ही कम हो गया. These led to the evolution of several other modes of nutrition. खाने वाला ज्यादा और खाना कम पड़ गया, इसीलिए इनमें अब अलग प्रकार का इवोल्यूशन होगा. वो क्या क्या देखिए, पहला पैरासिटिज्म, दूसरा सेप्रोफाइटिज्म, तीसरा प्रीडेशन या एनिमलिज्म, चौथा केमो ऑटोट्रॉफ या केमो सिंथेसाइजर. समझ में आया इतना जी? सेव करता हूं मैं. बताइए समझ में आया तो जल्दी ऐसे करके भेजिए. जल्दी करें ताकि मैं आगे बढ़ूं. ठीक है, चलिए. मतलब बहुत सीधा सा बात है यहां पर कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बना होगा वो खाना नहीं बना, खाना बनाने की ताकत नहीं था उसके पास. वो तो जो समुद्र में केमोजेनिक प्रोसेस द्वारा जितना केमिकल बने थे ना, कार्बोहाइड्रेट, उनको लेकर के अपना गुजारा कर रहा था. और उनको लेकर के फर्मेंटेशन करके, फर्मेंटेशन से एनर्जी निकलती है, लगभग 2 ATP निकलता है, 2 ATP एनर्जी निकलता है, समझ लीजिए. तो ये अपना एनर्जी बना करके अपनी संख्या बढ़ा रहा था. एक समय ऐसे आया कि इनकी संख्या बहुत बढ़ गई और समुद्र में जो कार्बनिक फूड मटेरियल थे उनकी संख्या मात्रा धीरे धीरे कम हो गई. अब खाना कम पड़ गया, खाने वाले ज्यादा हो गए, अब उनके बीच में घमासान होने लगा, कंपटीशन. इसी वजह से एवोल्यूशन हो गया. इतने प्रकार के एवोल्यूशन हो गए. उसमें से एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला पैरासिटिज्म. देखिए ये आपस में भीड़ बढ़ा हुआ है. मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, ये जो एक इधर बना हुआ है ना, इनकी नंबर्स ज्यादा हैं, नंबर्स ज्यादा है, संख्या ज्यादा है इनकी, और न्यूट्रिशन कम है इनके पास. खाना पीना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कम पड़ गया ना. ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख देना, रुको. ऑर्गेनिक कंपाउंड कम पड़ गया, खाना कार्बोहाइड्रेट कम पड़ गया. तो इन्हीं में से, बीच में से कोई एक समझ लीजिए आप, इन्हीं में से कोई एक मान लीजिए ये है, और इन्हीं में से एक ने किसी दूसरे को खा लिया. समझ रहे हो ना, किसी दूसरे को खा लिया. या मैं ये कहूं कि कोई एक है इनमें से जो कि ये है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है. ठीक, अब खा लिया शब्द ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये दो ऑर्गेनिज्म थे, मतलब ए और बी मान लेता मैं समझाने के लिए. यहाँ पे मैं इसको ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं. अब ए वाला ये बड़ा वाला है, बी वाला ये बीच में जो है ये. अब समझने का प्रयास करिए. तो बी ने क्या किया कि बी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, तो बी चला गया ए के बॉडी के अंदर और ए से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है. इस ए से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी कि ए अपना न्यूट्रिशन दे रहा है किसको, बी को. तो कौन किसके अंदर रह रहा है, ए के बॉडी के अंदर बी रह रहा है. तो जो रह रहा है और न्यूट्रिशन ले रहा है वो कहलाएगा पैरासाइट. ये क्या कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा यहां पर, पैरासाइट. और ए क्या कहलाएगा, होस्ट. इसको बोलते हैं होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, यानी कि पैरासिटिज्म. तो एक ने दूसरे के बॉडी में रहना शुरू किया और उससे भोजन प्राप्त करना सीख लिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पैरासिटिज्म. समझ में आया, समझ में आया कि नहीं जी? तो देखिए पैरासिटिज्म क्या है. Some form started living within the bodies of living cell. एक लिविंग दूसरे लिविंग के अंदर रहने लगा है. एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम, और उसके अंदर से भोजन को प्राप्त करना स्टार्ट कर लिया है. तो जो भोजन ले रहा है वो पैरासाइट है, और जहां से ले रहा है यानी कि जो भोजन प्रोवाइड करा रहा है वो होस्ट है. दिस मेथड ऑफ एग्जिस्टेंस इज नोन एज पैरासिटिज्म एंड दिस इंडिविजुअल एज पैरासाइट. ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिलेशनशिप पैरासिटिज्म,
और जो भोजन ले रहा है वो पैरासाइट, और जो भोजन दे रहा है वो होस्ट। एग्जाम्पल में देखें तो कुछ वायरस पैरासाइट के रूप में रहेंगे, मिलेंगे हमारे बॉडी में, सभी वायरस समझ लीजिए। मोनेरंस जो मोनेरा में आते हैं, और कुछ प्रोटिस्ट जो कुछ प्रोटिस्टा में आते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या है, पैरासिटिज्म शो करते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देखो वायरसेस तो हैं, मोनेरा में कौन आता है, मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। ऐसे बैक्टीरिया की अगर बात करो बहुत जगह, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह की बात करो ना, बहुत जगह मिलेंगे आपको, अलग अलग जगह पे, इसलिए कोई फिक्स एक जगह नहीं होता है। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ वगैरह आएंगे, कुछ प्रोटोजोआ है ना, ये अलग बॉडी में रहना सीख लिए, पैरासिटिज्म हो गया। प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम ले लीजिए, अभी की स्थिति में हमारे बॉडी में रहता है ना। अगला देखो मैं, मेरे पास क्या है, सेप्रोफाइटिज्म। यह क्या होता है कि इनमें से मान लीजिए किसी एक को मान लेते हैं ए, मान लेते हैं दूसरे को मान लेते हैं बी। ये ए का जब डेथ हो जाएगा ना, ये ए और ये बी, होता क्या देखिए, जब ए का डेथ हो जाएगा तो बी जाके उस डेथ या उस सड़ रहे गल रहे मांसपेशियों को या उसके बॉडी को खाना शुरू करेगा। तो सड़े गले पदार्थों से जब अपना भोजन लेता है तो उस रिलेशन को क्या कहते हो आप, सेप्रोफाइटिज्म। तो यहां पर ए क्या हो गया है, डेड हो गया, मारा गया, जबकि यहां पर ऊपर वाले में होस्ट लिविंग था ना, ये जीवित था। पैरासिटिज्म में दोनों जीवित होते हैं, सेप्रोफाइटिज्म में जो भोजन ले रहे हैं वो जीवित होता है, जहां से भोजन आ रहा है वो मरा हुआ रहता है, डेड रहता है। तो इस प्रकार का भी इवोल्यूशन हो गया उस समय। तो सम ऑर्गेनिजम्स स्टार्टेड ड्राइंग देयर नरिशमेंट फ्रॉम द बॉडीज ऑफ डेड एंड डिकेइंग सेल। मरे हुए सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिज्म। एग्जाम्पल देखें, मैनी बैक्टीरियल ग्रुप एडॉप्टेड दिस मेथड। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो बदबू मारने लगता है। क्यों बदबू मारने लगता है? क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया रह करके अपना भोजन लेना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? जब बैक्टीरिया उसके ऊपर में रह करके भोजन लेना शुरू करते हैं तो वहां पर फर्मेंटेशन वगैरह शुरू हो जाता है। जब फर्मेंटेशन वगैरह शुरू हो जाता है तो वहां से फिर बहुत खतरनाक तरीके से बदबू आना भी शुरू हो जाता है। समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास तीसरा नंबर क्या है, प्रीडेशन या एनिमलिज्म। इसमें क्या होता है देखिए, कि ये जो ग्रुप था, मैं जो बोला था, ये सब क्यों चल रहा है, क्योंकि यहां पर इनकी संख्या बढ़ गई है ना, फिर लिख दे रहा हूं मैं, इनकी नंबर बढ़ गई है और उनके पास खाने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट था ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कम हो गए थे, तभी इस सब प्रकार की प्रोसेस चल रही थी। तो मैं बोला कि इसमें से मान लीजिए एक को मैं ए मान लेता हूं, तो क्या अलग कलर लिख देते हैं, एक को ए मान लेता हूं, दूसरे को मैं बी मान लेता हूं। बस थोड़ा सा रुक जाए, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये ए और इसमें से बी। हो क्या रहा है देखिए, तो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म, सब भूखे मर रहे हैं समझ लीजिए आप, इनमें से कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को खाने लगा है, भोजन के रूप में यूज करे। जैसे ये ए था, ये ए था और बी को भोजन के रूप में यूज कर रहा है, ये बी था। पैरासिटिज्म नहीं है ना, भोजन भोजन के रूप में बी को यूज कर रहा है। तो ये ए ने बी को भोजन के रूप में यूज किया, खा लिया, यानी कि बी के क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए।
देखिए ये बी को क्या कर रहा है, इधर डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, देखो ये, ठीक। ये तो इस प्रकार के प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, प्रीडेशन। अब प्रीडेशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को या तो पूरा का पूरा निगल जाए या बॉडी का थोड़ा बहुत हिस्सा खा ले, तो ये प्रीडेशन कहलाता है। जैसे मैं बोलूं कि कोई छिपकली किसी कीड़े को पूरा निगल जाता है तो भी प्रीडेशन हुआ। ये मैं बोलूं टाइगर जब हिरन को खाता है तो पूरा हिरन को नहीं खाता है, हिरन के मांस को खाता है, हड्डियों को छोड़ देता है, वो भी प्रीडेशन हुआ, ठीक। तो इस प्रकार का जो भोजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, या तो पूरा का पूरा खा ले या तो थोड़ा बहुत खाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रीडेशन या एनिमलिज्म। एनिमल में खासकर देखा जाता है ना, इसलिए एनिमलिज्म कहा जाता है। दिस वाज एनिमल लाइक वे ऑफ ईटिंग, एनिमल की तरह जिस प्रकार भोजन किया जाता है यहाँ पर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर इन होल या फिर इन पार्ट एंड ऑब्टेन इट्स फूड इन दिस मैनर, कि कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को या तो पूरा का पूरा निगल जाता है या उसका थोड़ा बहुत हिस्से को खाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीडेशन कहते हैं या एनिमलिज्म कहते हैं। अगला हमारे पास क्या देखिए तो केमो ऑटोट्रॉफ या केमो सिंथेसाइजर क्या होता है, देखें केमो ऑटोट्रॉफ। अब केमो मतलब केमिकल हो गया, ऑटो मतलब स्वयं हो गया, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन। अब स्वयं बनाएगा न्यूट्रिशन, पर सबसे पहले जो शुरुआत किया था हमने केमो हेट्रोट्रॉप था, जो इन्वायरमेंट में जो बने बनाया जो कार्बोहाइड्रेट था ना, ये C6H12O6 था, उसको ले रहे थे। अब यहाँ पर खुद बनाएगा वो, ठीक। तो देखिए जैसे नीचे आप रिएक्शन देख लीजिए, इन्वायरमेंट में उपस्थित CO2 को और कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड को जब लिया जाता है और फर्मेंटेशन किया जाता है इसका, तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट बन गया, ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, बदले में वाटर रिलीज हुआ और सल्फर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। तो यहां पर इसने खुद बनाया, क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, इसलिए ऑटोट्रॉफ हुआ। केमो मतलब केमिकल को मिला के बनाया, कोई लाइट वेट नहीं था। और इसी का फिर क्या होगा, आगे जाके रेस्पिरेशन होगा, बिना ऑक्सीजन का होगा लेकिन एनारोबिक होगा, और इसी से क्या मिलेगा इसको, एनर्जी, ठीक। तो इतने भीड़ में से जब इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, जब इनके नंबर बढ़ते जा रहे थे, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर में मिलता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि C6H12O6 जो था बाहर का, वो कम पड़ रहा था। तो इसी में से किसी एक ने क्या जिम्मेदारी लिया कि भैया हम खुद बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट, और इसी रिएक्शन से ये जो मिला हुआ है ना, अभी मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूं, आप ये मत समझना कि मैं क्या बोलना चाहिए, केमिकल को मैं बैलेंस कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, बस ये समझ लीजिए CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड को मिला करके जितने C6H12O6 प्लस वाटर और प्लस सल्फर ये बनाया। तो यहां पर खुद बनाया ना कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, केमो मतलब केमिकल को मिला करके CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड को, ऑटो मतलब स्वयं खुद इसी ने ही, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन को उसने खुद बनाया, या मैं इसको बोलूंगा केमो सिंथेसाइजर। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे केमिकल को खुद सिंथेसाइज कर रहा है, ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड को खुद सिंथेसाइज कर रहा है। और जब ये इसका रेस्पिरेशन में यूज करेगा, भले ही एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन में यूज करेगा, तो रेस्पिरेशन में क्या निकलेगा, एनर्जी, एनर्जी को यूज करेगा खुद। तो ये हो गया केमो ऑटोट्रॉप या केमो सिंथेसाइजर। अगर हम आगे बात करें इसमें, देखिए तो हाँ, ये हो गए हमारे 4 प्रकार के इवोल्यूशन जो हुए, 4 प्रकार के इवोल्यूशन, ये पैरासिटिज्म, सेप्रोफाइटिज्म, प्रीडेशन या एनिमलिज्म, और केमो ऑटोट्रॉफ या केमो सिंथेसाइजर, 4 प्रकार के हो गए। मैं बोला हम ये किसमें पढ़ रहे थे, क्या था शुरू में हमारे पास, क्या था, केमो हेट्रोट्रॉप। सबसे पहले केमो हेट्रोट्रॉप थे, यानी कि पहले ऑर्गेनिज्म जो बना होगा वो
अपने अगल बगल चारों तरफ उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट था उसी को भोजन के रूप में यूज कर रहा था। तो जब इनकी संख्या बढ़ रही थी तो चारों तरफ भोजन की कमी हो रहा था, तो इवोल्यूशन हो रहा था। पैरासिटिज्म, सेप्रोफाइटिज्म, प्रीडेशन, केमोऑटोट्रॉप, ये सब बन रहे थे। लेकिन मैं पुनः घूम के यहीं पर आता हूं, केमोहेटरोट्रॉप के साथ और क्या हो रहा होगा। कुछ लोग इनमें से, ये रुकिए ना, ऐसे कर दे रहा हूं मैं बोला इनमें से जो ढेर सारे बने हुए थे, एक बार सेव कर दे, रुकिए। बस अब देखिए, केमोहेटरोट्रॉप जो थे ढेर सारे थे। इन ढेर सारे केमोहेटरोट्रॉप में ये देखिए, ये सब के सब क्या थे, केमो हेटरोट्रॉप थे। इन सब में कंपटीशन हुआ, कुछ ने पैरासिटिज्म अपना लिया, कुछ ने सेवरोफाइटिज्म, कुछ ने प्रीडेशन, कुछ ने केमोहेटरोट्रॉप अपना लिया। लेकिन जो बच गए वो अभी भी है ना, सबके सब तो नहीं बदल गए। तो जो भी केमोहेटरोट्रॉप हैं उनके साथ क्या हुआ, आगे पढ़ता हूं, देखिए। दीज अर्ली फर्मेंटेटिव, शुरू में जो फर्मेंटेशन हो रहा था, यानी कि केमोहेटरोट्रॉप, केमोहेटरोट्रॉप की बात कर रहा हूं मैं, या एनएरोबिक केमोहेटरोट्रॉप बोल सकता हूं। एनएरोबिक मतलब उसमें ऑक्सीजन था ही नहीं, अभी बोल रहा हूं ना, ये देखिए, ये वाला ऑक्सीजन था ही नहीं, तो ये एनएरोबिक तो हुआ, ये एनएरोबिक। एनएरोबिक केमोहेटरोट्रॉप वे आर सिमिलर टू आवर प्रेजेंट डे एरोबिक एनएरोबिक बैक्टीरिया एंड ईस्ट। अब समझिए, अभी वर्तमान समय में हमारे पास जो एनएरोबिक बैक्टीरिया और ईस्ट हैं, बिल्कुल उसी के समान वो शुरू में जो बना था एनएरोबिक केमोहेटरोट्रॉप, वो सेम था। देखिए, मैं जूम कर रहा हूं, देखिएगा, ये हमारा अर्ली फर्मेंटेटिव शुरू में जो बना था केमोहेटरोट्रॉप, या इसको क्या बोलते थे, एनएरोबिक केमोहेटरोट्रॉप, वो जिस प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन करता था कि वो बाहर से क्या लेकर के, जो एबायोटिक बना हुआ था कार्बोहाइड्रेट, उसको लेकर के अपना न्यूट्रिशन करता था, एनर्जी निकाल करके अपना संख्या बढ़ाता था। तो आज प्रेजेंट डे में जो एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं वो भी सेम करते हैं, या ईस्ट जो है वो भी सेम करते हैं, कि बाहर में उपस्थित C6H12O6 को लेकर के ये लोग अपना भोजन बनाते हैं, सॉरी अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो दोनों की प्रोसेस सेम हो गई, दोनों के दोनों एनारोबिक है, ये भी एनारोबिक और ये भी एनारोबिक, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एनारोबिक हो गए। ठीक, आगे बढ़ता हूं, देखिए। तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि वर्तमान समय में जो हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया और ईस्ट हैं, वो हमारे सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमोहेटरोट्रॉप थे उनके जैसे हैं, ये तुलना कर रहा है, दोनों सेम है। अगला, केमोहेटरोट्रॉप, केमोहेटरोट्रॉप यानी कि शुरू वाले रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर दैट paved way for the utilization of CO2 in synthesizing organic compound by trapping solar energy। अब देखिए, ये जो शुरू में हमारा ऑर्गेनिज्म था, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमोहेटरोट्रॉप था, वो जब बाहर से कार्बोहाइड्रेट को लेकर के अपना प्रोसेस चला रहा है, उसमें एक चीज तो इतना है कि क्या बन रहा है, देखिए तो जी, यहां से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो केमोहेटरोट्रॉप लगातार इस काम को कर करके CO2 की मात्रा को इन्वायरमेंट में बढ़ाए होंगे। एक समय ऐसे आया होगा कि जब CO2 की मात्रा बढ़ा होगा, फिर खुद इस CO2 को यूज करने लगे होंगे। ऐसे जब यूज करने लगेंगे खुद, तब डायग्राम बन जाएगा हमारा ऐसा, ये देखिए, खुद CO2 को यूज करना, देखिए खुद बनाए थे। ये जो केमोहेटरोट्रॉप था ना हमारा, केमो हेट्रो, ये जो ट्रॉप था, ये जब अपना फर्मेंटेशन कर रहा था, फर्मेंटेशन कर रहा था, उसी बीच में से क्या बन रहा था,
प्रोडक्ट के रूप में CO2, और वही CO2 की मात्रा जब धीरे धीरे बढ़ रही थी, उस CO2 को पुनः यूज करने लगा वो। तो देखिए अगला डायग्राम देखिए, उसी CO2 को यूज किया, ये देखिए, और हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करके वो कार्बोहाइड्रेट बनाना सीख लिया। यानी कि पहले वो कार्बोहाइड्रेट को बाहर से लेता था, अब वो कार्बोहाइड्रेट खुद बनाना सीख लिया है। बात को समझिए आप, पहले बाहर से कार्बोहाइड्रेट लेता था, अब कार्बोहाइड्रेट खुद बना रहा है। जब खुद बना रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ऑटोट्रॉफ। क्या बोलूंगा उसको, ऑटोट्रॉफ। लेकिन ऑक्सीजन यूज नहीं कर पा रहे तो एनएरोबिक। एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो सन से लाइट लेकर के इस काम को कर पा रहा है। ये सनलाइट लेकर के इस काम को कर पा रहा है, इसका नाम क्या हो गया, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक सेल एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप। सबसे पहला फोटोसिंथेटिक सेल है जो कि एनएरोबिक था, ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाता था। फोटो यानी कि लाइट लेकर के स्वयं ही कार्बोहाइड्रेट अपना खुद का बनाता था। ये समझ में आया। अब यही जब धीरे धीरे और मॉडर्न होते जाएगा तो एक समय ऐसे आएगा कि जहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा था वहां पर वो वाटर यूज करने लगेगा। बाकी मटेरियल से देखिए, CO2 तो वही था, अब हाइड्रोजन सल्फाइड के बदले वाटर यूज कर रहा है। और फिर लाइट लेकर के जहां जहां लाइट ले रहे हैं वहां पर क्लोरोफिल बनेगा, ये इतना याद रखना। ये लाइट, सनलाइट लेकर के, और जहां पर लाइट लेके कर रहे हैं काम, उसका मतलब वहां पर क्या है, क्लोरोफिल। इसका याद रखना। क्लोरोफिल बाय क्लोरोफिल, ठीक। क्लोरोफिल तो ट्रैप करता है ना लाइट को। तो अब यहां पर धीरे धीरे करके देखिए, जब वो यूज करने लगा किसको, वाटर को, और CO2 को यूज करने लगा, तो जो कार्बोहाइड्रेट बना वो तो बना ही, और बदले में क्या बना, ऑक्सीजन। क्या बना, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन जब इन्वायरमेंट में निकलेगा तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब इस ऑक्सीजन को खुद फिर पुनः यूज करेगा, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और इस कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन कर देगा, यहाँ पर रेस्पिरेशन करेगा। तो इसका मतलब एरोबिक हो जाएगा, वो एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ हो जाएगा। तो इसके पहले एनारोबिक था, अब एरोबिक हो जाएगा। ये मामला समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, केमोहेट्रोट्रॉफ रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई केमोहेट्रोट्रॉफ तो CO2 निकालता था इन द एटमोस्फियर, वातावरण में मिल गया जाके वो। दैट पेव्ड वे फॉर द, पेव्ड मतलब ये पक्का हो जाता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 इन सिंथेसाइजिंग कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। CO2 का यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में यूज किया जाता है बाय ट्रैपिंग सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन को यूज करके CO2 को, इसी CO2 को पुनः ले करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, C6H12O6 ये बनाया जाता है। दे वेयर द फॉर रनर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल। इसका मतलब ये जो केमोहेट्रोट्रॉफ थे, ये हमारे फर्स्ट फोटोसिंथेटिक सेल को बनाने वाले सेल थे। यही केमोहेट्रोट्रॉफ ही आगे जाके फर्स्ट फोटोसिंथेटिक सेल बनाए होंगे। क्लियर है। समझ में आया कि नहीं जी। यस सर। चलिए बाकी बच्चे। यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अब अगला हमारे पास देखिए, हमने पहले क्या पढ़ लिया, देखिए तो हमने पहले पढ़ लिया ये केमोहेट्रोट्रॉफ कंप्लीट कर लिया, ये हो गया। अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं, एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ। बिल्कुल इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ। इसके बाद फिर एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इसका मतलब
ये जो तीन चीजें थी ना, इसी के बारे में तो पूरा हमारा कहानी था। ये था हमारा केमो हेट्रोट्रॉप, इसी से क्या बना, एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप, और इसी से फिर आगे जाके क्या बना, एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, ये इस सीक्वेंस में बना हुआ है। कैसे कैसे बना है देख लीजिए आप। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला हमारे पास एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बीच वाला डायग्राम को देखिए आप, एनएरोबिक वाला बीच वाला डायग्राम देखिए। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो इन्वायरमेंट में था ही, इन्वायरमेंट में आया था, कौन लाया था उसको भाई बताएं मुझे। यहां पर इन्वायरमेंट में CO2 था, CO2 था, कहां से आया था ये, बताओ जल्दी। सर कीमो हेट्रोट्रॉप। बिल्कुल, तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ केमो हेट्रोट्रॉप। केमो हेट्रोट्रॉप, केमो हेट्रोट्रॉप का प्रोडक्ट था ये, और इसी CO2 को तो यूज किया, वही केमो हेट्रोट्रॉप ने यूज किया, खुद निकाला CO2 को, फिर खुद ऑब्जर्व किया, और यूज करने के बाद 6 मॉलिक्यूल CO2 को यूज किया। इसको यूज करने के बाद 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज किया, फर्मेंटेशन एंजाइम काम किया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बन गया, जो बनाना चाहिए था वो बन गया। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ 6 मॉलिक्यूल, 12 सल्फर रिलीज हुए, और ये सल्फर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो गए, उसका कोई रोल नहीं है अभी। लेकिन इसी बीच में जो कार्बोहाइड्रेट बना ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट बना, ये इसी को तो यूज किया गया रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में यूज करके, रेस्पिरेशन में रास्ट क्या होता है, पहले एनर्जी बनता है, ATP बनता है, एनर्जी रिलीज हुआ। अब बताइए कहीं पर ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा जी, एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या बोलूंगा इसको, एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ। क्यों, कहीं पर ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन में यूज ही नहीं हो रहा है, देखो कहीं पर इधर रेस्पिरेशन हो रहा है, देखो ये। ठीक, तो देखिए कमेंट पढ़ते हैं। लेकिन ये सब हो रहा है तो सनलाइट, भाई ऑटोट्रॉफ बोल दिए, मतलब यहां से कौन आ रहा है इधर, सनलाइट, और सनलाइट को रिसीव करने वाला कौन, ट्रैप्ड बाई क्लोरोफिल। इसका मतलब क्लोरोफिल बन चुका है, तभी हो गया ये सब। देखिए ये क्या था, सनलाइट। चलिए कमेंट पढ़ते हैं आप। इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल enabled certain protocells to utilize light energy and synthesize carbohydrate। क्या बोल रहा है, जो प्रोटोसेल शुरू बने होंगे उनमें से कुछ में क्या बन गया, क्लोरोफिल बन गया, क्लोरोफिल बन गया, और उसने लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट को यूज किया और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस किया। ये जो कार्बोहाइड्रेट देख पा रहे हो आप, ये दे वेयर द फोटोसिंथेटिक सेल। अब चूंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ये लोग, भले एनारोबिक है तो यार फोटोसिंथेसिस तो हुआ ना, फोटो सिंथेसिस, फोटो का यूज करके कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करना, फोटो मतलब लाइट, लाइट का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक सेल यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफ क्या था बोलने पर, वेयर एनारोबिक, पहला जो फोटो सिंथेटिक सेल बना वो एनारोबिक था, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा था। इसलिए देखिए तो यहां पर लिख दिया गया, देखिए फर्स्ट एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक सेल सल्फर बैक्टीरिया लाइक फॉर्म। तो आज के समय में जो सल्फर बैक्टीरिया मिलते हैं ना, वो इस फर्स्ट एनएरोबिक फोटोसिंथेटिक सेल के जैसे होते हैं, यानी कि जो पहली बार फर्स्ट
फोटोसिंथेटिक एनारोबिक सेल था वो आजकल के सल्फर बैक्टीरिया के जैसा अपना न्यूट्रिशन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे डिड नॉट यूज वाटर, कहीं पर वाटर यूज नहीं हुआ। देखिए भाई वाटर नहीं यूज हुआ भाई, वाटर के बदले हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हुआ है 12 मॉलिक्यूल, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। कोई ऑक्सीजन नहीं निकला, देखो उसके बदले सल्फर निकला है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। तो दे डिड नॉट यूज वाटर एंड डिड नॉट रिलीज ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है मतलब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं है अभी भी, इसका मतलब इन्वायरमेंट कैसा है, ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। सिमिलर टू प्रेजेंट डे सल्फर बैक्टीरिया, बिल्कुल ये जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक सेल था ये आजकल के सल्फर बैक्टीरिया के समान है। क्यों? क्योंकि आजकल का सल्फर बैक्टीरिया भी सेम काम करता है। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ता है दो भागों में, हाइड्रोजन और सल्फर में। यह हाइड्रोजन जाके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, सल्फर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो देख लीजिए, मैं यहाँ कर दे रहा हूं। एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले मैं सेव कर रहा हूं इसको ना, कि नहीं तो मिटने का खतरा रहता है। चलिए देखिए इस हाइड्रोजन सल्फाइड में इसका जो हाइड्रोजन है ना, यह हाइड्रोजन यूज होता है, हाइड्रोजन यूज होता है कार्बोहाइड्रेट बनाने में, जबकि सल्फर होता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। ठीक, तो देख लीजिए सिमिलर टू प्रेजेंट डे सल्फर बैक्टीरिया, दे क्लिप्ड हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S को तोड़ते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड सल्फर में। और हाइड्रोजन का क्या रोल है, हाइड्रोजन वाज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि फूड, यानी कि C6H12O6 में हाइड्रोजन यहां पर यूज हुआ देखिए। एंड सल्फर वाज रिलीज एज वेस्ट प्रोडक्ट सिमिलर टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एरोबिक ऑटोट्रोप। यदि एरोबिक ऑटोट्रोप की अगर बात करें तो वहां पर जो ऑक्सीजन निकलता है जैसे, वैसे यहां पर सल्फर निकल रहा है ऐसे। अभी दिखाऊंगा मैं डायग्राम, बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम। बस यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किए हो, वहां पर वाटर यूज करेंगे, और जहां पर सल्फर निकल रहा है वहां पर ऑक्सीजन निकलेगा। तो एनारोबिक फोटो ऑटोट्रोफ और एरोबिक फोटो ऑटोट्रोफ में इतना अंतर होता है कि एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है और एरोबिक वाले में ऑक्सीजन यूज होता है। एनारोबिक में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होता है सबस्ट्रेट के रूप में और प्रोडक्ट के रूप में सल्फर निकलता है, जबकि एरोबिक में सबस्ट्रेट के रूप में वाटर यूज होता है और प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। देखिए कैसे होता है, आगे आगे दिखाता हूं मैं अभी ना। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ ऑटोट्रोपिज्म, ये ऑटोट्रोपिज्म का बिगिनिंग है, लाइट लेकर के कार्बोहाइड्रेट बनाना। ये किसके द्वारा हो रहा है, फर्स्ट एन एरोबिक फोटो ऑटोट्रोफ। ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जो लाइट लेकर के कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। कैसे करके बना रहा है, किसको किसको मिला रहा है भाई, CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मॉलिक्यूल मत मिलो कितना कितना है वो देख लेना, आप यहां पर देख लेना सब। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ये मत देखो आप। इसको मिला करके क्या बनाया, C6H12O6 प्लस वाटर रिलीज कर रहा है प्लस सल्फर रिलीज हो रहा है। कितना कितना मॉलिक्यूल यहां पर देख लो आप, ठीक है ना। तो ये शुरुआत हुआ अभी फोटोसिंथेसिस करने का, और इन सब के लिए सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये यहां मैं ऐसे कर दे रहा हूं मैं, ये आप ये समझ लेना सनलाइट है, ये सनलाइट लेकर के प्रोसेस होता है। क्योंकि कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए उसको एनारोबिक बोल रहा हूं, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, लाइट का यूज करके बन रहा है, इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस बोल रहा हूं, ऑटोट्रॉप बोल रहा हूं, स्वयं बना रहा है वो, सल्फर जो है प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। चलिए आगे बात करते हैं। बिकॉज इन दिस फॉर्म एनर्जी वॉज रिलीज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये जो रेस्पिरेशन लिखा हूं, यहां पर जूम कर रहा हूं, देखिए तो यहां पर जो जूम कर रहा हूं, यहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं है भाई। जब कोई ऑक्सीजन नहीं है तो इसको मैं क्या बोलूंगा रेस्पिरेशन को, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है कहीं पर,
नहीं है तो क्या क्या रेस्पिरेशन कहलाएगा? ये एनारोबिक। रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, मैंने इसको वहीं पर ही लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। ये हो जाएगा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। और याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एटीपी बनते हैं, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो बहुत ज्यादा एटीपी बनता एक ग्लूकोज के टूटने पर। ठीक, तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है आगे जाकर फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है मैं बताऊंगा आगे जाके, डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक, तो बिकॉज इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में एनर्जी वॉज रिलीज्ड बाई एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन बोल रहे हैं, अभी जो बोल रहा हूं। दिस मेथड इज कॉल्ड केमोसिंथेसिस। यहां पर हम इसको केमोसिंथेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर CO2 और वाटर नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल करके यहां पर सिंथेसिस कर रहे हैं इस केमिकल का। क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस किसको बोलता हूं? जहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज है, वहां पर वाटर यूज हो तो मैं इसको फोटोसिंथेसिस कहता हूं, एक्चुअल फोटोसिंथेसिस। हालांकि लाइट लेके इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर लाइट लेके इस्तेमाल हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस तो है, लेकिन एनारोबिक वाला है। और एनारोबिक फोटोसिंथेसिस को मैं केमोसिंथेसिस भी कह सकता हूं, और इस बैक्टीरिया को केमोसिंथेसाइजर कह सकता हूं। अगर मैं इसको केमोसिंथेसाइजर कहूंगा तो आजकल के समय पर सल्फर सबसे बड़ा केमोसिंथेसाइजर है, ज्यादा मात्रा में पाने वाला केमोसिंथेसाइजर है, देख लीजिए। एंड सच फॉर्म्स वेयर कॉल्ड केमोसिंथेसाइजर। अगला कमेंट देखिए तो, sulfur bacteria are present day chemosynthesizer which occurs in sulfur spring oxygen free mud। सल्फर बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया एनारोबिक फोटोसिंथेसाइजर है, एनारोबिक एरोबिक बैक्टीरिया है, जो कि इस प्रकार के CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड को मिला करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के, बार बार बोल रहा हूं। इसीलिए वो ऑक्सीजन फ्री मड में पाया जाता है, ऑक्सीजन फ्री कीचड़ में, बिना ऑक्सीजन वाले कीचड़ में पाया जाता है, वहां रहता है, वहां ग्रो करता है। या सल्फर स्प्रिंग में पाया जाता है, ऐसे जगह पे देखिए तो ये आपको झील जैसे दिख रहा होगा, जहां पर सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, धुआं उठ रहा है, देखिए आप यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, उस जगह पे सल्फर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं। तो सल्फर बैक्टीरिया कहां ग्रो करेंगे? जहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड हो, जहां पर ऑक्सीजन ना हो, ऐसे जगह पे सल्फर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। समझ में आया जी? समझ में आया तो एक बार यस करके भेजो, जल्दी यस करके भेजो। ठीक, अच्छी बात है, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए तो हमारे पास क्या है? एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप, तीसरा नंबर वही है। यहां पर देख लीजिए, हमने सबसे पहले पढ़ा केमो हेट्रोट्रॉप, उसके बाद एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप, इसके बाद एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप पढ़ेंगे। ये एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप, तो यहां पर मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, चलिए। एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप मतलब आजकल के समय का कौन सा बैक्टीरिया? इक्वल टू सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, और एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करता हो और फोटोसिंथेसिस भी करता हो, वो है आजकल का साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए, ये साइनोबैक्टीरिया है हमारे पास, देखिए नीचे जो
डायग्राम बनाया गया। इसने किसको इस्तेमाल किया, देखिए तो इसने CO2 को इस्तेमाल किया, वाटर को इस्तेमाल किया, 6 मॉलिक्यूल, और फोटोसिंथेसिस किया, यानी कि सनलाइट लिया। बस 1 मिनट थोड़ा सा ना, ये सनलाइट ट्रैपिंग बाय क्लोरोफिल, ये होगा। और बनाया क्या इसने, ग्लूकोज। बदले में क्या रिलीज किया भाई, ऑक्सीजन। इस चीज को तो ध्यान दो, क्या रिलीज किया उसने, ऑक्सीजन। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए यहां पर, ये जो ग्लूकोज बना अभी, मैं छोड़िए इसको, थोड़ा सा मैं छोटा बना दे रहा हूं ना, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन। देखिए CO2 और वाटर यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लाइट लेकर के क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। यही ऑक्सीजन जब रिलीज करेगा इन्वायरमेंट में, देखिए रिलीज किया इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन को पुनः ट्रैप करेगा खुद, और इसी ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करेगा इसी को, कौन से प्रोसेस से, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, याद रखना इस चीज को। बहुत ज्यादा क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ये देखिए, एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से एरोबिक रेस्पिरेशन में 30 से लेकर के 32 ATP एनर्जी बनती है। कैसे बनती है जानने के लिए आप प्लांट फिजियो के रेस्पिरेशन चैप्टर को पढ़िए। तो ये कहानी है साइनोबैक्टीरिया के साथ, देख लेते हैं। तो एरोबिक क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन यूज कर रहा है, तो ऑक्सीजन कहां से बना, खुद जब फोटोसिंथेसिस कर रहा था ना, उसी समय ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। तो जब फोटोसिंथेसिस किया तो CO2 वाटर मिला करके लाइट को ट्रैप करके जब कार्बोहाइड्रेट बनाया तो बदले में ऑक्सीजन रिलीज हुआ। इसी ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन किया, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी बहुत ज्यादा बने। इसलिए इस बैक्टीरिया को मैं एरोबिक बैक्टीरिया बोल रहा हूं। एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का यूज करना, फोटो मतलब लाइट का यूज करना, ऑटो मतलब स्वयं बनाना, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि खुद का न्यूट्रिशन, खुद का ग्लूकोज, खुद का कार्बोहाइड्रेट स्वयं बनाता है, और वो भी खुद लाइट को ट्रैप करके बनाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, इसको ब्रेक करने के लिए खुद के द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन को यूज करता है और एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इसीलिए इस साइनोबैक्टीरिया को मैं क्या कहता हूं, एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, क्लियर है कि नहीं, बताएं मुझे। आगे बढ़ूं, यस सर। ठीक, देख लीजिए। It is presumed that accumulation of CO2 in atmosphere and formation of chlorophyll molecule resulted in the evolution of autotrophic form. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कंटिन्यूअसली CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही थी। किसकी वजह से, बताएं मुझे, किसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ रही थी, केमो हेट्रोट्रॉप ना, शुरू वाला याद करो ना जी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये CO2 किसकी वजह से बढ़ रहा था, केमोहेट्रोट्रॉप की वजह से। केमोहेट्रोट्रॉप दिखाऊं, चलिए आपको दिखाता हूं मैं। ये केमोहेट्रोट्रॉप देखिए, केमोहेट्रोट्रॉप का काम क्या था भाई, बाहर से एबायोटिकली बना हुआ कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटेशन द्वारा यूज करके एथिल अल्कोहल CO2 बनाता था। यही CO2 की मात्रा बढ़ रही थी इन्वायरमेंट में, और एनर्जी प्राप्त करता था, बोला था हमने। तो यही CO2 तो है जो इन्वायरमेंट में इसकी मात्रा धीरे 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 क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
ठीक है, ऐसे ना बना के मैं इसको बीच में बना देता हूं, ठीक है, ये था। चलिए, तो CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो CO2 क्या था, ये प्रोडक्ट आप किसका था बताओ तो मुझे, प्रोडक्ट ऑफ केमो हेट्रोट्रॉप, वही था। उसी CO2 को यूज करता है और बदले में इन्वायरमेंट में तो वाटर है ही, समुद्र में था ये, वाटर को यूज किया, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को यूज किया, ट्रैप किया क्लोरोफिल के द्वारा, ग्लूकोज बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज किया, उसी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज किया और एरोबिक रेस्पिरेशन किया, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्राप्त किया। चलिए पढ़ लेते हैं कमेंट को। हाँ, it is presumed that accumulation of CO2 in atmosphere and formation of chlorophyll molecule resulted in the evolution of autotrophic form। अगर क्वेश्चन अगर ये आएगा कि द फर्स्ट एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ वेयर, कौन थे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया सबसे पहला एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ थे। ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि फर्स्ट एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ कौन है बोलने पर सल्फर बैक्टीरिया मान सकते हो आप। सल्फर बैक्टीरिया, देखिए ये डायग्राम, एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है ना, ये हो गया। तो साइनोबैक्टीरिया लाइक फॉर्म, दे यूज वाटर एज अ हाइड्रोजन सोर्स। वाटर जब यूज करता है, वाटर में से जो हाइड्रोजन था, ये बस एक मिनट थोड़ा सा रुक जाएं, वाटर में हाइड्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करने में लग जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाता है। देखिए, तो दे यूज वाटर एज हाइड्रोजन सोर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज सोर्स ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। भाई एक चीज देखिए, इस वाटर को जब यूज किया जा रहा है, इसका हाइड्रोजन और CO2 का कार्बन मिला करके इधर कार्बोहाइड्रेट बनाए, और जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन रिलीज, फ्री ऑक्सीजन के रूप में रिलीज हो गया। दे रिलीज फ्री ऑक्सीजन, they release free oxygen in the atmosphere and are also called oxygen producing photosynthesizer। साइनोबैक्टीरिया क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन को फ्री कर देता है, तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन चला जाता है, इसीलिए इस साइनोबैक्टीरिया को ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसाइजर भी मैं कह सकता हूं। ठीक, दे अपियर्ड अबाउट 3,300 to 3,500 मिलियन, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर एगो। और इस प्रकार का साइनोबैक्टीरिया लगभग आज से कितने साल पहले बना है बोलने पर, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसाइजर, मैं बोल सकते हैं इसको ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसाइजर कब बना है बोलने पर, आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर एगो बना हुआ है, इतने साल पहले बना हुआ है। ठीक, तो अगर कोई पूछे कि फर्स्ट एरोबिक फोटोसिंथेसाइजर, फर्स्ट एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ या ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसाइजर कब बना है, तो आज से 3.5 बिलियन साल पहले, और वो कौन था बोलने पर साइनोबैक्टीरिया था। अगर एनारोबिक वाला पूछे तो उसके कुछ साल पहले बना, कुछ मिलियन साल पहले बना होगा, और कौन होगा वो, सल्फर बैक्टीरिया कह सकते हो आप। तो इस प्रकार से हमने इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तीनों टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि ऑलरेडी आज 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आज का क्लास यहां तक रहे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बायोजेनिक टॉपिक का जो तीसरा पॉइंट था, ये कि द ऑक्सीजन रिवोल्यूशन एंड प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए
आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।